नमस्कार बच्चों, चलिए आज की क्लास के इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू करते हैं। वृद्धावस्था में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो वृद्धावस्था की में आयु की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रियता भी कम हो जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद उसके साथियों का साथ भी छूट जाता है। जीवन साथी की मृत्यु या घनिष्ठ मित्रों की जो मृत्यु हो जाती है तथा विभिन्न बीमारियों के चलते हुए स्वास्थ्य के कारण उसका दायरा सीमित व संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद उसके साथी ऐसे भी होते हैं जो दूर दूर के होते हैं। ठीक है, तथा जो पुनः एकत्रित नहीं हो पाते हैं। विवाहित वृद्धों के सामाजिक सक्रियता अधिक पाई जाती है। वृद्ध व्यक्ति के लिए पारिवारिक समूह ही उसके सामाजिक जीवन का केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वृद्धों के एकाकीपन के बढ़ने के किन्हीं 3 कारणों को उल्लेख कीजिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात ऑफिस के साथियों का साथ छूट जाना। पहली बात तो ये 60 वर्ष के उपरांत व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट। बच्चों के बड़े होकर विवाह कर अलग घर बसा लेना। ठीक है, और जीवन साथी की मृत्यु हो जाने पर आदि कारणों से वृद्धों का एकाकीपन बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था की समस्या और उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी सहायता हेतु क्या व्यवस्थाएं की है। तो सरकार ने सेवानिवृत्ति वृद्धों को आर्थिक सहायता देने के लिए पेंशन, कुछ मात्रा में मुफ्त दवाइयां, रेल व बस से कम किराए पर यात्रा जैसी सुविधाएं दे रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा बसों में उनके लिए विशेष सीट आरक्षित होती है ताकि वे आराम से बैठकर यात्रा कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर किशोरी बढ़ती जनसंख्या दर को घटाने में क्या योगदान दे सकता है या सकती है। तो बच्चों, एक किशोर किशोरी जनसंख्या शिक्षा प्राप्त करती बढ़ती जनसंख्या के उत्पन्न समस्याओं को समझने हुए, ठीक है, वही समझते हुए परिवार को सीमित तथा नियोजित रखने का संकल्प लेकर भविष्य में बढ़ती जनसंख्या दर को घटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और सकती है। परिवार नियोजन के उद्देश्य बताइए। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो देखिए, परिवार नियोजन के उद्देश्य होते हैं का मुख्य उद्देश्य केवल परिवार को सीमित रखना ही नहीं, बल्कि विवाहित युवा दंपतियों को माँ बाप के दायित्व संबंधी सलाह देना, 2 बच्चों के बीच में आदर्श अंतर रखना, गर्भवती माताओं तथा प्रसूताओं की देखभाल, यौन शिक्षा तथा विवाह संबंधी आवश्यकताओं बातों को भी जानकारी प्रदान कर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में ऐसे परिवार का निर्माण करते हैं या करना होता है जो समाज की स्वस्थ समाज की एक इकाई हो सके। ठीक है, ये इसके उद्देश्य होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, छोटा भी आ जाता है। तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण है, कई कारण है। वो ये है, कम उम्र में शादी करना, ठीक है, या शादी हो जाना, अशिक्षा है, गरीबी है, निम्न जीवन स्तर है, परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव है, पुत्र की चाहत में पुत्रियों का हो जाना, जितने हाथ उतने काम की विचारधारा, धार्मिक अंधविश्वास, अज्ञानतावश, ये सब इसके कारण होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट या का चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से गंदगी को तथा गंदगी की अनेक बीमारियों ने जन्म लिया है। इसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के मद पर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय करने के पश्चात ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पलंग के स्थान पर जमीन पर पड़े हुए देखा होगा आप लोगों ने। प्रतिवर्ष कुकुरमुत्तों की भांति विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या में बावजूद जनसंख्या वृद्धि के कारण उसमें दाखिला मिलना अत्यंत ही कम हो गया है, बहुत ही कठिन हो गया है। इट्स टू डिफिकल्ट। तथा जनसंख्या का एक बड़ा भाग शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह जाने वाला है। इसका कारण जनसंख्या विस्फोट है। फिर नेक्स्ट है, गरीबी, बेरोजगारी तथा जनसंख्या विस्फोट की समस्याओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो गरीबी, बेरोजगारी तथा जनसंख्या विस्फोट की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने निम्न प्रमुख योजनाएं चला रखी है। पहली है परिवार कल्याण कार्यक्रम या फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, सेकंड है रोजगार योजनाएं, थर्ड है कार्य के बदले अनाज योजना, फोर्थ है ग्रामीण परिवार विकास योजना और फिफ्थ है सुखी परिवार आदि। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन के लाभ बताइए। परिवार नियोजन के कई लाभ होते हैं। परिवार नियोजन सुखमय जीवन का निर्माण करता है, परिवार के अस्तित्व में सहायक होता है। उन माताओं को जिनकी संतान नहीं है उचित सलाह तथा चिकित्सा द्वारा उनके संतान होने में सहायक होता है। यह बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा वे जन्म लेकर परिवार की खुशी बन सके। ठीक है। और परिवार नियोजन गर्भवती एवं प्रसूताओं की देखभाल कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। असाधारण बालक किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असाधारण बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? असामान्य बालक किसे कहते हैं? क्वेश्चन एक ही है। तो जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें विशिष्ट या असाधारण बालक कहते हैं। और अपन टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल सामान्य से कम व अधिक होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? असाधारण, असामान्य या विशिष्ट बालक बोलते हैं। अब क्रू एंड क्रू बोलते हैं कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उन्हें अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण बालक कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतः अंधे बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्णतः अंधे बालक को अंध विद्यालय में ब्रेल पद्धति, कौन सी पद्धति? ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें शब्द उभरे होते हैं तथा बालक उन्हें छूकर महसूस कर सकता है। ऐसे बालकों को हस्तकला या गायन की शिक्षा दी जानी चाहिए। इन बालकों को अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, सड़क पर चलने व बस में सफर करने जैसे अनुभवों का भी ज्ञान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारीरिक असक्षमता कितने प्रकार की होती है? ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको समझ जाइएगा। तो फिजिकल जो डिसेबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं शारीरिक असक्षमता निम्न प्रकार की होती है। पहला है अपंग, अंधे तथा कमजोर नजर वाले, मूक एवं बधिर। अपंग तो आपको पता है कि कोई पैर से या हाथ से पोलियो है, ग्रसित व्यक्ति है। अंधे व कमजोर नजर वाले भी आपको समझ में आ गया होगा। मूक एवं बधिर का मतलब होता है बच्चों जो व्यक्ति सुन व बोल नहीं सकता वो मूक एवं बधिर कहलाता है। निर्बल या नाजुक मतलब जिनकी बोन्स इतनी ज्यादा कमजोर होती हैं कि जरा सी में ही टूट जाती है, वो होते निर्बल या नाजुक। और हकलाने वाले या दोष युक्त वाणी वाले जिनकी बोलने में डिसेबिलिटी होती है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या एक नेत्रहीन बालिका है। देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड है, कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, आप इसको समझिए। विद्या एक नेत्रहीन बालिका है, उसे अपनी कक्षा में व्यवस्थित कराने के लिए किस प्रकार मदद करेंगे? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप सोचेंगे हमें तो आता ही नहीं है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चैप्टर बेस्ड होता है। यद्यपि अंधे बच्चों के लिए अलग से कक्षाओं की व्यवस्थाएं होती है। ऐसे बालक को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उस कंटेंट को आप इसके अंदर डालेंगे। फिर भी ऐसी बालिका को हम अपने पास बिठाकर उसे अपनी शिक्षण सामग्री देकर उसके न लिख पाने की स्थिति में उसकी सहायता करके अपनी कक्षा में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा उसका मनोबल बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जनरल बेस्ड होते हैं तो आप ये समझिएगा। 30 का जो पेपर आएगा आपके 30 क्वेश्चंस का, उसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आइएगा, उसको समझिएगा और उसको जनरल वे में करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमजोर नेत्र दृष्टि वाले बालकों की शिक्षा के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों कमजोर दृष्टि वाले बालक व बालिकाओं की शिक्षा के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए शाम पट पास में रखें। ऐसे बालकों के लिए कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो। ऐसे बालकों को बड़े अक्षर वाली पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। उनका समय समय पर नेत्र परीक्षण एवं इलाज करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में निर्बलता का क्या कारण होता है? ऐसे बालकों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो पहली बात तो यह है शरीर में पौष्टिक तत्वों की अगर कमी हो जाती है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां या दोषपूर्ण रचना आदि के कारण बालक निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। निर्बल मतलब कमजोर हो जाते हैं।
ऐसे बालकों को अधिक थकान वाले खेल नहीं खेलने चाहिए। पढ़ाई के बीच बीच में आराम देना चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए तथा समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। इसके साथ ही बालकों का आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्न है। पहली है अपनी आय, ठीक है, आय मतलब इनकम। तो आय भोजन के स्तर को निर्धारित करती है। भोज्य पदार्थों में परिवर्तन करके कम आय में भी संतुलित आहार दिया जा सकता है। और सेकंड है अपनी लिंग। सामान्यतः पुरुषों का शरीर का भार एवं आकार महिलाओं से अधिक होता है, अतः उनको ऊर्जा की आवश्यकता महिलाओं से अधिक होती है। नेक्स्ट है, आहार आयोजन के सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो आहार आयोजन की विविधता का होना पहला सिद्धांत, फिर है आहार का आयोजन, सेकंड है, फिर थर्ड है पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फोर्थ है पूरा दिन एक इकाई मान के रूप में, फिफ्थ है भोजन की स्वीकार्यता, छठा है सुधा संतुष्टि एंड सातवां है पकाने की उचित विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आहार आयोजन का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। तो आहार आयोजन का महत्व है परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना, परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि के अनुसार आहार की पूर्ति करना, भोजन की विविधता, अल्प मूल्य में भी पौष्टिक भोजन की पूर्ति की जा सकती है, गृहिणी के समय शक्ति एवं धन की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुदा संतुष्टि से में आहार योजना का क्या योगदान है, समझाइए। तो भोजन की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि आहार के लिए किया गया भोजन भूख शांत करने के साथ ही पूर्ण तृप्ति का भी एहसास भी दिलाए, जिससे अगले भोजन के समय तक भूख ना लगे। जैसे सुबह के नाश्ते में यदि हम केवल चाय के साथ एक टोस्ट लें तो शीघ्र ही भूख लगेगी और शुदा संतुष्टि नहीं होगी। शुदा संतुष्टि का मतलब होता है आपने कोई भोजन ग्रहण किया, उसके बाद आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। यदि हम आहार योजना बनाकर 1 गिलास दूध के साथ पराठा व सब्जियां अचार लें तो हमें दोपहर के भोजन में शुदा संतुष्टि बनी रहेगी। इस प्रकार शुदा संतुष्टि की दृष्टि से आहार आयोजन महत्वपूर्ण है।